हेलो गाइस, वेलकम हियर। सो गाइस, ये मेरा आज का सेकंड पार्ट है, यानी कि जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था एमसीक्यूज ऑफ जनरल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेक्शन को यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिया है। तो कोशिश करूंगी कि आपको वो एमसीक्यूज यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर पाऊँ ताकि आप लोगों का जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए आपको प्रीवियस एमसीक्यू सेक्शन यहाँ से मिलता रहे और आप उस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ जनरल साइंस। सो गाइज, एक चीज और यहाँ पर बता दूं, यदि आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपको चाहिए या इसका कोई पीडीएफ है या फिर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो आप इसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप। ओके, सो ईवीएस बाय निभा जादौन के नाम से आपको मेरा टेलीग्राम मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस क्लास का जो पीडीएफ है वो इजिली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और बात ये है कि जो भी आपको मैं यहाँ पर एमसीक्यू सेक्शन दे रही हूँ, सो गाइज इसमें आपको अभी मैं केमिस्ट्री का और बायोलॉजी साथ में एनवायरमेंट साइंस का एमसीक्यू सेक्शन करवा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको एक जो सीरीज आगे चलाऊंगी उसमें मैं आपको पूरा एक टॉपिक वाइज एमसीक्यू सेक्शन देना प्रोवाइड कर दूंगी। लाइक यदि हमने बायोलॉजी स्टार्ट किया तो बायोलॉजी का हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मैं आपको यहाँ पर दूंगी और वो एमसीक्यूज जो या तो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं या मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगी। इन्वायरमेंट साइंस के यहाँ पर जो मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देने वाली हूँ वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए, नॉट ओनली फॉर आरआरबी, ठीक है, एसएससी, ठीक है, यूपीएससी, सिविल एग्जाम, ओके, स्टेट लेवल एग्जाम, आप किसी भी तरीके के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एमसीक्यूज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो एनवायरमेंट साइंस के स्पेशल एमसीक्यूज भी आपको इसी सीरीज में मिलते रहेंगे। तो बस आपका काम ये है कि हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए गाइस। तो और बने रहिए ताकि आपको मेरी जितनी भी सीरीज है वो इजिली मिल पाए। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ आज का सेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच कार्बन डज स्टील कंटेन? स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 0.1% से 1.5%, 7 से 10%, 10 से 50% या 0%? तो जो स्टील होता है वो क्या है? एक अलॉय है। ठीक है, तो अलॉय है तो उसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो है गाइस 0.1% से 1.5%। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उफान आता है या उफान बबल्स आते हैं, किस गैस की वजह से? When lemon juice is poured on the food soda, then there is a strong boiling because there is a gas produced from it. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नन ऑफ दीज? तो देखिए यहाँ पर क्या है, लेमन जूस जो कि एक एसिड है और दूसरा क्या है, सोडा है। ठीक है, अब इसके साथ जब रिएक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। सो राइट आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 गैस के द्वारा ही इसमें जो बबल्स बनते हैं वो इसी का इफेक्ट है। और जैसे इनो, हम लोग इनो यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें बबल्स का आना। थर्ड क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी? द फेनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी ने, जे थॉमसन ने, रोन्सन ने या बेकरल ने? तो जो रेडियो एक्टिवता की खोज है वो की थी ऑप्शन नंबर डी, बैकरल ने। अब जब ये आपको पता है कि बैकरल ने की थी तो किस ईयर में की थी गाइस? 1896। तो ये भी जरा याद रखेंगे। देखो, जब भी आप कोई साइंटिस्ट के बारे में याद करते हो तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं कि वहां पर ईयर को जो है वो प्रेफरेंस दिया जाता है, स्पेशली बायोलॉजी में। हाँ, तो ईयर को आप प्लीज याद रखेंगे। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? विच ऑफ दीज फ्यूल्स वर्क्स इन अ फ्यूल रिएक्टर? तो नाभिकीय रिएक्टर में कोल एज ए ईंधन काम करेगा, फ्यूल काम करेगा, यूरेनियम काम करता है, रेडियम काम करता है या फिर डीजल काम करता है? सो गाइज यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जो यूरेनियम होता है वो ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन? तो एज ए रेफ्रिजरेंट कह सकते हैं आप, प्रशीतन कह सकते हैं, रेफ्रिजरेशन के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड यूज होती है, क्लोरीन यूज होती है, फ्रियोन यूज होता है, या फॉस्फीन यूज होती है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रियोन। इसीलिए ये जो फ्रियोन है या जो रेफ्रिजरेंट होते हैं ये आपके क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इन्हें ODS की कैटेगरी में भी डाला गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो ओजोन डिप्लीटिंग का मतलब क्या है, ओजोन परत को क्षय करने वाले पदार्थ को हम ODS कहते हैं। ठीक है, तो फ्रियोन को याद रखेंगे, ये भी एक ODS है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग जो किया जाता है किस रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं एज ए फ्यूल, स्नेहक एक लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं, विमंदक एक डेमोनियक के रूप में करते हैं, या विद्युत रोधी के रूप में करते हैं एज ए इंसुलेटर। तो जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट। तो स्नेहक के रूप में या लुब्रिकेंट के रूप में ही ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। सो बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड पोर्टलैंड सीमेंट? तो पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार था वो लियोनार्डो दा विंसी ने किया था, डायनस ग्रेसॉन ने किया था, जोसेफ एस्पर्डिन ने किया था, या पर्सी एल स्पेंसर ने किया था। सो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ एस्पर्डिन ने ही सबसे पहले किसका आविष्कार किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। कई बार एग्जाम में आविष्कारकर्ता जो हैं उनके नाम बहुत पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसका आविष्कार किया था जोसेफ एस्पर्डिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का कारण, कॉजेज ऑफ सोलर एनर्जी। जो सौर ऊर्जा हम तक पहुंचती है तो वो कौन सी अभिक्रिया है? संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, या रासायनिक अभिक्रिया? फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन, कंबक्शन रिएक्शन, या केमिकल रिएक्शन? सो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संलयन अभिक्रिया, फ्यूजन रिएक्शन। तो जो सौर ऊर्जा होती है यानी सोलर एनर्जी होती है वो किस क्रिया के द्वारा? संलयन अभिक्रिया के द्वारा ही काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG का उपयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है ताकि प्रदूषण की जांच हो सके। किसके? मीथेन के, उसमें क्या होता है, मीथेन की, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन? तो याद रखेंगे ये एक CNG जो है इसमें मीथेन का यूज किया जाता है, इसमें मीथेन होता है CH4। और CNG का फुल फॉर्म एग्जाम्स में भी पूछते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो दिस इज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो कई बार इसको घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं। तो इसमें कौन सी गैस का यूज होता है? मीथेन का। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ विंडो बनाने के लिए किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडो? पॉलीकार्बोनेट का, पॉलीएरेथेन्स का, पॉलीस्टाइरीन का, या पॉलीएमाइड्स का? पूछ रहे हैं कि बुलेट प्रूफ विंडो बनाने में इनमें से किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? यहां पर जो राइट आंसर है तो मैं बता देती हूं, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, पॉलीकार्बोनेट्स। तो ये जो पॉलीकार्बोनेट्स है इसको यूज करते हैं बुलेट प्रूफ विंडो बनाने के लिए। साथ साथ इसमें और भी कुछ यूज करते हैं, वो है आपका जैसे थर्मोप्लास्टिक का यूज किया जाता है। ठीक है, और लेमिनेटेड ग्लास, जो लेमिनेटेड ग्लास होता है उसका भी इसमें यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ विंडो बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कपूर वाष्प में ठोस जो कपूर है उसकी अधिकता को क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू कैम्फर, यानी कि सॉलिड कैम्फर का कैम्फर वेपर में चेंज हो जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण की वजह से, वेपोराइजेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, या सब्लिमेशन? तो जो सॉलिड कपूर होता है या उसे हम लोग इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं, वो बिना लिक्विड में बदले जब वाष्पीकृत हो जाता है, एक तरह से आप कहेंगे वो वाष्प में चेंज हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है कि सब्लिमेशन के सब्सटेंस को पूछा गया, तो याद रखेंगे आयोडीन। ठीक है,
आयोडीन जो आपका है ये आपका सब्लिमेट हो जाता है, कैम्फर हो गया ये आपका क्या है, सब्लिमेट हो जाता है, कपूर जो है, नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं जो, ठीक है, नैफ्थलीन ये जो बॉल्स होती हैं आप देखते होंगे कि घरों में हम लोग इसको जब कपड़े में रैप करके भी रखते हैं तो कुछ टाइम बाद ये आपको दिखती नहीं है, मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि सब्लिमेट हो गई, और सब्लिमेट का मतलब क्या है, उदर्वपातन का मतलब होता है कि बिना लिक्विड में चेंज हुए जब कोई ठोस गैसियस फॉर्म या वाष्प में बदल जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जर्मन चांदी या आप कह सकते हैं जर्मन सिल्वर, तो बताइएगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज कितना होता है? 1% सिल्वर होती है क्या, 5% होती है, 0% होती है, या नन ऑफ दिस? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज कितना होता है? यहां पर जो राइट आंसर है वो है बिल्कुल 0%। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन में आया है ये कि जर्मन सिल्वर में जो सिल्वर होती है बिल्कुल जीरो, शून्य होके समान होती है, या आप ये कह सकते हैं कि जर्मन सिल्वर जो है इसे निकल सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। और निकल सिल्वर में हम देख लेते हैं कि जो कॉपर सबसे अबंडेंस किसकी होती है, कॉपर की होती है इसमें, तो कॉपर होता है इसमें 50%, जिंक इसमें होता है 35%, और इसमें साथ में निकल का अमाउंट होता है वो है 15%। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको कहीं पर भी सिल्वर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो नाम का ही वो सिल्वर है, यानी कि जर्मन सिल्वर सिर्फ नाम का है, उसमें जो सिल्वर है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट, आपको बताना है कि जो हरे फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है? इथाइलीन का, एसिटिलीन का, इथेन का, या फिर मिथेन का? यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 30 सेकेंड्स का टाइम आप लोगों के लिए भी है, आप भी आंसर को अपने मेरे साथ साथ करते जाइए ताकि पता चलेगा आपको कि कितना आपका सही जा रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इथाइलिन। तो आर्टिफिशियली फलों को पकाने के लिए हम इथाइलिन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल पॉल्यूट द एयर ऑफ ए सिटी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो धुआं है उससे शहरों की हवा को प्रदूषित करती है? कैडमियम निकलता है, क्रोमियम निकलता है, लेड या कॉपर? तो भाई ऑटोमोबाइल यानी जो वाहन होते हैं उनके धुओं से सबसे ज्यादा अमाउंट में लेड का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ होता है, यानी जो लेड होता है वो निकलता है। इसलिए आपने देखा होगा हम लोग सीसा रहित पेट्रोल लिखा होता है ना पेट्रोल पंप पे, सीसा रहित पेट्रोल का यूज किया जाता है ताकि जो इसका स्मोक हो उसमें लेड एटमॉस्फेयर में नहीं पहुंचे और हमारे आसपास की हवा को प्रदूषित ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज इन हार्ट पेसमेकर, आपको बताना है कि हार्ट पेसमेकर में इस्तेमाल किया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? यूरेनियम, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम या रेडियम? तो पेसमेकर में किसका यूज होता है, किस रेडियो एक्टिव मटेरियल का? सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये जो प्लूटोनियम होता है इसी का यूज करते हैं हार्ट के पेसमेकर में, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम्स में जब ज्यादा डीप पूछता है, जैसे एसएससी लेवल पर जब है तो थोड़ा डीप पूछेगा ना, तो आपको बताना है, तो यहाँ पर 238, तो प्लूटोनियम 238 का यूज किया जाता है गाइस। हाँ, और पेसमेकर क्या होता है, आपके जो हार्ट बीट्स है, ठीक है, उसको प्रॉपर चलाने के लिए आर्टिफिशियली, जब हार्ट ठीक से काम नहीं करता तो आर्टिफिशियली एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग हार्ट पेसमेकर कहते हैं, ठीक है, उसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल प्लूटोनियम 238 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन्स, भारी मशीनों में स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं? बॉक्साइट का, भाई लुब्रिकेंट क्यों, चिकना बनाने के लिए, है ना, तो बॉक्साइट का, सल्फर का, फास्फोरस का या ग्रेफाइट का? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो जो लुब्रिकेंट के रूप में भारी मशीनों में यूज किया जाता है किसका? ग्रेफाइट का। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड हैवी वाटर, भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की? हेनरिक हर्ट्ज ने, एच.सी. उरे ने, जी मेंडेल ने या जोसेफ प्रिस्ले ने? तो किसने की?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HC यूरे के द्वारा ही हैवी वाटर की खोज की गई। तो ये भी याद रखिए कब की गई भाई, 1931 में, 1931 में की गई। और हैवी वाटर क्या होता है, D2O। ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव है, उसका ही फॉर्म है क्या, हैवी वाटर। द मेन कंपोनेंट ऑफ हनी, शहद का मुख्य घटक बताना है। सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है शहद में, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, शहद में फ्रक्टोज का जो परसेंटेज होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अब आप पूछेंगे कितना होता है, तो मेंशन कर रही हूं 38.2% इसमें फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज का अमाउंट भी होता है इसमें 31.3। हाँ, तो इसमें कितना 31.3% जो है वो ग्लूकोज होता है। उसके बाद इसमें सुक्रोज का भी बता देती हूँ, 1.3% सुक्रोज होता है। और जो माल्टोज है वो होता है 7.1%। तो अब आप देख रहे हो तो सबसे ज्यादा किसका निकला, फ्रक्टोज का निकला। तो दिस इज अ टाइप ऑफ शुगर। तो जो शहद होता है उसमें फ्रक्टोज का अमाउंट होता है 38.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल का धातु घटक क्या है, कौन सा मेटल जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, आयरन, पोटेशियम, मैंगनीज या मैग्नीशियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। तो भाई जो मैग्नीशियम आयन होते हैं यही पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल में। और कहाँ किसकी विशेषता है ये, पादप कोशिकाओं की, या आप कह सकते हैं प्लांट सेल की, है ना। कहाँ मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, ये याद रखने वाली बात है। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट क्या है, पूछते हैं सेल के कौन से ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन के होते हैं, जिसमें दोहरी लेयर होती है, तो उनमें से क्लोरोप्लास्ट एक है। दूसरा, आप केंद्रक को याद रखेंगे, जिसकी जो परत होती है वो दोहरी होती है। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनकी जो परत होती है वो कैसी होती है, डबल लेयर, जैसे ये, जैसे एक बाहरी और अंदर वाली। ठीक, नेक्स्ट, पीएच बताना है आपको। मानव शरीर का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 6 से 6.5, 5.5 से 5.8, 7 से 7.8 या 7 से 11। सो मानव शरीर के में जो इंटरनल जो पीएच है वो कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, 7 से 7.8। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रेट। तो बेकिंग सोडा स्पेशली बेकिंग है, खाने का सोडा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, द चार्ज ऑन पोजिस्ट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन, आपको बताना है जो पोजिस्ट्रॉन पर चार्ज किसके चार्ज के बराबर होता है। तो याद रखेंगे पोजिस्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, और प्रोटॉन पर एक धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पोजिस्ट्रॉन पर क्या है, जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है, गैलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, म्यूरियाटिक एसिड या क्लोरिक एसिड। राइट आंसर है यहां पर म्यूरियाटिक एसिड। अब याद रखेंगे आप कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जो आपका HCl है उसको और किस नाम से जानते हैं, म्यूरियाटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। SSC CGL में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, तो याद रखेंगे कि म्यूरियाटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, all the 4 quantum number of a 2 electron in an atom are not the same, it is the law of, परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की सभी यानी चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता, ये स्टेटमेंट किस वैज्ञानिक का था या किस नियम के अंतर्गत आता है, हुंस के नियम के, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पॉली, पॉली का अपवर्जन नियम, या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम, या एवोगैड्रो का नियम। सो गाइज यहाँ पर राइट आंसर क्या है कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, ये पॉली का अपवर्जन नियम कहलाता
है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसपीडीएफ जो हम लोग चारों क्वांटम संख्याओं के लिए पढ़ते हैं वो इन्हीं के लॉ के अकॉर्डिंग ही हम उसको अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन गाइस, What among following is used to produce artificial rain? आपको बताना है कृत्रिम बारिश करने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कॉपर ऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, सिल्वर आयोडाइड का या सिल्वर नाइट्रेट का? कृत्रिम बारिश आर्टिफिशियल रेन में किसका यूज करते हैं? राइट आंसर यहां पर है भाई ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड का हम लोग यहां पर यूज करते हैं, जो कि कृत्रिम वर्षा के लिए कामगर होता है। सो ये थे आपके लिए आज के मेरे पूरे 25 क्वेश्चंस। आई थिंक आप लोगों को समझ में आए होंगे। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपकी किसी भी तरीके की क्वेरी है, तो आप मेरा जो लिंक आपको दिया गया है, मेरा टेलीग्राम लिंक स्टार्टिंग में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां आप कोई भी क्वेरी सब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। सो गाइज, यदि आपको सेक्शन अच्छा लगा और समझ में आया तो सबसे पहले तो वही काम करिए कि बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट जब मेरा ऑडियो आए, वीडियो आए, तो वो आपको अपडेट्स नोटिफिकेशन इजीली मिलता रहे। और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, मैक्सिमम अपने कांटेक्ट में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।